आपके अपने YouTube चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के एक और एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, आप जानते हैं कि 2005 में प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पारित हुआ भारत की संसद के द्वारा, और इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी मॉनिटरी रिलीफ के रूप में मेंटेनेंस का प्रावधान किया गया। तो जब से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आ गया तब से हस्बैंड वाइफ के बीच में जब डिस्प्यूट हो जाता है, मामला ज़्यादा बढ़ जाता है, कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो सीआरपीसी के तहत पहले पत्नियां मेंटेनेंस के लिए कोर्ट में मुकदमा करती थी सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत। और जुलाई 2024 से जब से बीएनएसएस आ गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 के तहत मेंटेनेंस के लिए केस करती हैं फैमिली कोर्ट में। 144 और 125 दोनों पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया था, आई बटन में उनका लिंक मिल जाएगा, आप डिटेल में देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो उनमें तो मेंटेनेंस का केस किया ही जाता था, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पारित होने के बाद डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत भी मेंटेनेंस महिलाएं ले सकती हैं। अब अक्सर ये पूछा जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस में भी मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर हो जाता है, मेंटेनेंस का जो केस है 125 सीआरपीसी हो या 144 बीएनएसएस हो, उसमें भी मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाता है। अगर कोई हस्बैंड के द्वारा केस फाइल किया गया है या वाइफ के द्वारा हिंदू मैरिज एक्ट का चाहे सेक्शन 9 हो, चाहे डाइवोर्स का सेक्शन 13 हो, जुडिशल सेपरेशन का हो, सेक्शन 11, 12, कोई भी सूट अगर फैमिली कोर्ट में फाइल की गई है तो उसमें सेक्शन 24 के तहत भी मेंटेनेंस, इंटरिम मेंटेनेंस जो होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, उसके लिए पत्नी कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकती है और उसमें भी ऑर्डर हो जाता है। तो क्या इन सारे मेंटेनेंस के ऑर्डर्स की कंप्लेंट्स करनी होगी? उस संबंध में कानून क्या कहता है? दूसरा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस क्राइटेरिया के बेसिस पर मेंटेनेंस के केस में मेंटेनेंस से बांधा जाता है, वहाँ पे क्राइटेरिया क्या होता है कि पत्नी अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है, इसलिए मेंटेनेंस बांध दिया जाए, और पति सक्षम है। क्या यही बेस डोमेस्टिक वायलेंस के केस में भी मेंटेनेंस का ऑर्डर करते समय अपनाया जाता है? इस बारे में भी लॉ क्या कहता है, इस पे बात करेंगे। और एक मद्रास हाईकोर्ट के भी एक बेहतरीन आदेश के बारे में बात करेंगे जो इसी पॉइंट पर है। तो दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। दोस्तों, जहां तक ये सवाल है कि कई कानूनों में अलग अलग मेंटेनेंस की व्यवस्था दी गई है, मैंने एक वीडियो काफ़ी पहले बनाया था कि कितने कानूनों के तहत महिला मेंटेनेंस ले सकती है, उसका भी लिंक आई बटन में मिल जाएगा, आप डिटेल में देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो क्या इन सारे मेंटेनेंस ऑर्डर की कंप्लेंस करनी होगी? 125 या 144 बीएनएसएस में अलग दें, डोमेस्टिक वायलेंस में अलग दें, हिंदू मैरिज एक्ट में अलग दें? इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स हैं, और जो सबसे लैंडमार्क जजमेंट रजनीश वर्सेज नेहा का जो आया अभी 2-3 साल पहले, उसमें ये पोजीशन क्लियर कर दी गई कि अगर कहीं भी मेंटेनेंस मिल रहा है तो दूसरी जगह अगर मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है तो उस मेंटेनेंस अमाउंट को जहां पर कि हस्बैंड पे कर रहा है उसमें एडजस्ट कर लिया जाएगा। हाँ दोस्तों, समायोजित कर लिया जाएगा। अगर फैमिली कोर्ट ने मेंटेनेंस का ऑर्डर बांधा है और उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस में मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाता है, तो उस धनराशि को डोमेस्टिक वायलेंस वाली को फैमिली कोर्ट में समायोजित कर लिया जाएगा, यानी दोनों वैसा वर्षा एक दूसरे में समायोजित किया जा सकता है। तो ये बात तो क्लियर है कि मेंटेनेंस एक ही जगह देना होगा। अब कहीं कम बांधा जाता है, कहीं ज़्यादा बांधा जाता है, तो जहाँ सबसे ज़्यादा बांधा गया है वहाँ का देना पड़ेगा। अब दूसरी बात जो आती है कि मेंटेनेंस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत अगर होता है तो क्या वहाँ भी यही देखा जाएगा कि पत्नी कमाने में सक्षम है कि नहीं, अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ? उस संबंध में डोमेस्टिक वायलेंस में बिल्कुल पोजीशन क्लियर है। पोजीशन ये क्लियर है कि वहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा कि कौन सक्षम है, कौन सक्षम नहीं है। अगर डोमेस्टिक वायलेंस महिला के साथ हुआ है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत रिलीफ पाने की हकदार है। अगर डोमेस्टिक वायलेंस की कोई घटना साबित नहीं कर पाती महिला, तो किसी भी तरीके का रिलीफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत उस महिला को नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट
23 नवंबर 2022 का जजमेंट है मद्रास हाई कोर्ट का। देखते हैं कि मामला क्या था और इस संबंध में केस के फैक्ट क्या थे और मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा क्या आदेश पारित किया गया। दोस्तों, इस मामले के फैक्ट में ब्रीफ में सबसे पहले आपको बता देता हूं। इस मामले में महिला के द्वारा मजिस्ट्रेट के न्यायालय में सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत एक कंप्लेंट फाइल की जाती है। ट्रायल आगे बढ़ता है, दोनों पक्षों की गवाहियाँ आती हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। सारे एविडेंस आने के बाद मजिस्ट्रेट के न्यायालय के द्वारा दोनों तरफ की जो एविडेंस आई थी उसको एवेल्युएट किया जाता है और उसको अच्छे से एग्जामिन करने के बाद मजिस्ट्रेट की कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि किसी भी तरीके का कोई प्रथम दृष्टया साक्ष्य घरेलू हिंसा कारित करने के संबंध में नहीं पाया गया। देयर इज नो एनी प्रिमा फेसी एविडेंस रिगार्डिंग द डोमेस्टिक वायलेंस। और मजिस्ट्रेट की न्यायालय किसी भी तरीके का मेंटेनेंस का ऑर्डर या कोई और ऑर्डर महिला के हक में नहीं करती, उसकी कंप्लेंट को खारिज कर देती है। हालांकि उस महिला की एक बेटी थी, बेटी के लिए ज़रूर 3000 रुपये का आदेश पारित कर दिया जाता है। महिला को कोई रिलीफ नहीं दी जाती। अब आप समझ लीजिए कि चूंकि घरेलू हिंसा उसके साथ नहीं हुई, वो साबित नहीं कर पाई, इसलिए वो कोई रिलीफ नहीं पा सकी वहाँ से। अब मजिस्ट्रेट के उस ऑर्डर के खिलाफ महिला के द्वारा सेक्शन 29 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत सेशन कोर्ट में अपील फाइल की जाती है। सेशन कोर्ट देखती है और पूरे सारी चीज़ों को, पूरी पत्रावली एविडेंस को देखने के बाद सेशन कोर्ट ये पाती है कि मजिस्ट्रेट ने बिल्कुल सही ऑर्डर पारित किया, किसी भी तरीके की त्रुटि मजिस्ट्रेट के ऑर्डर में नहीं है। लेकिन एक काम और किया जाता है सेशन कोर्ट के द्वारा, जो 3000 रुपया उसकी फीमेल चाइल्ड के लिए जो मेंटेनेंस बांधा गया था मजिस्ट्रेट के न्यायालय के द्वारा, उसको सेशन कोर्ट 5000 रुपये कर देती है। और 5000 रुपये करने के बारे में ना तो कोई रीजनेबल रीजन देती है, ना कोई फाइंडिंग देती है। अब इस सेशन कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ हस्बैंड के द्वारा मद्रास हाई कोर्ट के समक्ष एक रिवीजन फाइल किया जाता है। तो देखते हैं कि रिवीजन में क्या होता है। साथियों, क्रिमिनल रिवीजन नंबर था 179/2021 और क्रिमिनल एमपी नंबर था 427/2021। पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है, पार्टी नेम वगैरह। हस्बैंड के द्वारा ये क्रिमिनल रिवीजन फाइल करते हुए जो आर्गुमेंट में जो मुख्य बात कही जाती है कि सेशन कोर्ट ने बगैर कोई स्पेसिफिक रीजन और फाइंडिंग दिए बिना 3000 के मेंटेनेंस को 5000 कर दिया। कोई फाइंडिंग नहीं दी, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं दिया, इसलिए सेशन कोर्ट का यह ऑर्डर सही नहीं है, इसको निरस्त किया जाए। हाई कोर्ट के द्वारा दोनों पक्षों की अपील को सुना जाता है और अपील को सुनने के बाद एक महत्वपूर्ण बात की जाती है। यह कहा जाता है कि घरेलू हिंसा नियम के तहत पत्नी की जिम्मेदारी है कि वह घरेलू हिंसा को साबित करे। हाँ दोस्तों, इट इज ए ड्यूटी ऑफ द वाइफ टू प्रूव द डोमेस्टिक वायलेंस इंसिडेंट। कोर्ट ने कहा कि सेशन कोर्ट ने जो बिना फाइंडिंग दिए, बिना किसी रीजनेबल रीजन के, बिना स्पेसिफिक रीजन के जो मेंटेनेंस बढ़ाया, वो सही नहीं किया। साथ ही ये भी कहा कि पत्नी ने ना तो मजिस्ट्रेट की फाइंडिंग, जो एडवर्स फाइंडिंग आई थी, ना सेशन कोर्ट के एडवर्स फाइंडिंग के खिलाफ ना तो रिवीजन किया, ना ही कहीं पर कोई क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल किया। ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट ने पाया कि सेशन कोर्ट का ऑर्डर जो 3000 से 5000 रुपये मेंटेनेंस बढ़ाने का था उस महिला की बेटी के लिए, वो गलत था। हस्बैंड की अपील को स्वीकार कर लिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से फिर से सेशन कोर्ट के 5000 वाले ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया जाता है, 3000 वाला ऑर्डर ही कंफर्म कर दिया जाता है। तो यह एक बेहतरीन जजमेंट है डोमेस्टिक वायलेंस के केस में मेंटेनेंस को देने से बचने के लिए। और ना सिर्फ मेंटेनेंस, ये सारे रिलीफ, चाहे रेजिडेंस ऑर्डर हो, कंपनसेशन ऑर्डर हो, कस्टडी ऑर्डर हो, मॉनिटरी रिलीफ हो, ये जितने भी ऑर्डर सेक्शन 18, 19, 20, 21, 22, 23 जो इंटरिम ऑर्डर है, इन सारे सेक्शंस के तहत डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो रिलीफ दिया जाता है, कोई भी रिलीफ महिला नहीं पा सकती अगर डोमेस्टिक वायलेंस के इंसिडेंट को प्रूव नहीं कर पाती। यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी। कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे ज़रूर सेट कर दें। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।